Hey everyone, this is Rohit with the second part of this chapter OCM 12th Gujarat Board. In the last video, we discussed the meaning and characteristics and importance of principles of management. The next topic in this chapter, which is very important, is thoughts of management. Basic meaning of thoughts of management is nothing else but it's like research studies and एवरीथिंग एक्सपीरियंसेस सम्ड अप टुगेदर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कि सालों से मैनेजमेंट हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि मुगल पीरियड और उससे पहले से मैनेजमेंट चल रहा है. इट्स नॉट समथिंग न्यू टू अस. तो इतने सालों तक जो एक्सपीरियंसेस गैदर किए गए उसका रिजल्ट जो मैनेजमेंट की फील्ड में आता है उसको थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है. और बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स या तो जिसको मैनेजमेंट गुरुज बोला जाता है उनके आइडियाज़ अलग अलग और ओपिनियंस अलग अलग इसको हम सम अप करके पढ़ने की ट्राई करते हैं. इसी एक्सपीरियंसेस की वजह से हमने कुछ ब्रांचेस और सब ब्रांचेस बना दिए, मतलब डिविजन्स और सब डिविजन्स बना दिए हैं मैनेजमेंट के. उसी को हमें पढ़ना है एंड इट इज़ कॉल्ड थॉट्स और अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट. सो बेसिकली मैनेजमेंट को देखने के अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स है जो अलग अलग लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस से डेवलप किए हैं, ब्रांचेस डेवलप किए, उसी को थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है. क्या पढ़ना है हमें थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में? 3 थॉट्स पढ़ने हैं. थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी एंड थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तीनों को अलग तरीके से पढ़ना है. फर्स्ट इज थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी. ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडियाज़, रिसर्चेस जो डेवलप की गई टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी आर नोन एज क्लासिकल थियरी. मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इट. मतलब 19th सेंचुरी तक जो थियरीज आई उसको बोला गया क्लासिकल थियरी. किसने प्रमोट किया? फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलब्रेथ, हेनरी कैंट एंड हेनरी फेयोल. ये मेजर और मेन प्रमोटर्स थे जिन्होंने इसको डेवलप होने में हेल्प की. किस चीज़ पे बेस्ड है, किस चीज़ को फेवर या हेल्प करते हैं? तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स. पहले जो ट्रेडिशनली विदाउट एनी लॉजिक या साइंटिफिक अप्रोच मैनेजमेंट किया जाता था उसके अगेंस्ट ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल सजेस्ट करता है लाइक टाइम एंड मोशन स्टडी. वो टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ लेंगे डिटेल में. बट इतना याद रखो, टाइम एंड मोशन स्टडी इज़ समथिंग रिलेटेड टू साइंटिफिक अप्रोच, मतलब जो सोच समझ के डिसाइसिवली किया जाता है, नॉट अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मैनेजमेंट. और क्या चीज़ में ये कंट्रीब्यूशन देता है? तो स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक टेलर. कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली. जैसे प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम का मतलब क्या? जैसे मैं किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करता हूँ, ईयर्स तक काम करता हूँ, तो मेरा वेज सिस्टम प्रोग्रेसिव होना चाहिए. मतलब कि या तो स्टेबल रहे या तो बढ़े, कम नहीं होना चाहिए. प्रोग्रेसिव मतलब क्या? इंक्रीजिंग होना चाहिए. वेज सिस्टम कभी भी कम ना हो, ये ध्यान रखना होता है बिकॉज वो डीमोटिवेट करता है. साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का मतलब होता है जिसको जो काम आता है उसको वो काम देना और डिस्ट्रीब्यूशन उसी के बेसिस पे करना चाहिए. हेनरी फेयोल ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्ट किए और उन्होंने उस चीज़ को प्रेजेंट किया. उन्होंने एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जो हर जगह पे एप्लीकेबल हो. एंड बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, 19th सेंचुरी तक जो थॉट्स आए उसको क्लासिकल थियरी बोला गया. अब 19th सेंचुरी एंड होते होते क्या हुआ, बिजनेस एक्सपांड करने लगा. बिकॉज अगर थोड़ा भी हिस्ट्री हमें फेमिलियर है हम, तो 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप करती है. सो 19th सेंचुरी एंड होते होते फॉर्मेट्स एंड साइज ऑफ बिजनेस स्टार्टेड चेंजिंग और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आने लगी, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होने लगे. तो 19th सेंचुरी एंड होते होते इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आए एंड देयर बाय क्लासिकल थियरी थोड़ी सी मतलब इतनी सूटेबल नहीं थी. लिमिटेशंस क्या है क्लासिकल थियरी के? ये फाइनेंशियल मोटिवेशन को ज़्यादा फोकस करता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और ह्यूमन और इनफॉर्मल रिलेशंस को कम. ये उसकी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वी डेवलप्ड अ न्यू थियरी, दैट इज़ द नेक्स्ट वन, नियो क्लासिकल थियरी. दिस इज़ फ्रेडरिक टेलर. इनके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल रीड अबाउट इट. एंड हेनरी फेयोल. सारे फोटोज़ मैंने नहीं कवर किए हैं, ओनली द वंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन.
नेक्स्ट इज थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। अब क्लासिकल थियरी के लिमिटेशंस हमने देखे, उसी को रिमूव करने के लिए क्या किया, एक्सपर्ट्स ने नई थियरी बनाई जिसको बोला गया नियो क्लासिकल थियरी। मैंने उसको NCT लिखा है, आपको यूज़ नहीं करना है। 20th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी एंड हुई, 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने एल्टन मायो, उन्होंने क्या किया, एक थियरी ऑफ हॉथरॉन बनाई थी। इट वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन्स कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे उन्होंने एक थियरी दी थी। एंड देयर बाई एल्टन मायो इज ऑल्सो नोन एज प्रमोटर ऑफ थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, हमने देखा क्लासिकल थियरी फोकस करती थी फाइनेंशियल मोटिवेशन पे, ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, वो उसकी लिमिटेशन थी, उसको रिमूव किया तो इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा एम्फोसिस मतलब फोकस किस पे होगा, बिहेवियर पे, लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग ग्रुप में कैसे एक्ट करते हैं, लोगों का रिएक्शन क्या होता है, उन सब पे ध्यान ज़्यादा होगा यहाँ पे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन, इंस्पिरेशन, इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया जो क्लासिकल थियरी में मिसिंग थी। कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन, तो एल्टन मायो, हर्जबर्ग, फ्रांसिस लिनकर्ट, क्रिस सार्ग्रिया, मैकग्रेगर एंड मैस्लो। सोशल मैकेनिज्म एंड सोशल अरेंजमेंट थॉट्स आर मेन, इस थॉट में सबसे मेन ये दो थियरीज है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज एब्राहम मैस्लो एंड एल्टन मायो। थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, ये नियो क्लासिकल का सब पॉइंट है, उसके अंदर ही आता है, नया टॉपिक नहीं है, पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, या तो एक्सप्लेन बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। दिस फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर उर्विक सेड, उन्होंने कोट किया दैट इफ़ यू मैनेज योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। आप जिस जिस लोगों के साथ आप काम करते हैं, आपके वर्कर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ देम, आपने लोगों को अगर मैनेज कर लिया तो वही लोग आपका काम मैनेज कर लेंगे। या तो आप काम देखो या तो लोगों को देखो। प्रोफेसर उर्विक ने बोला कि आप अगर अपने मैन मतलब ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दे, उनको अच्छे से मैनेज रखे, तो आपका दूसरा रेस्ट ऑफ ऑल मतलब कि बाकी सब काम वो ही मैनेज कर लेंगे। यू मैनेज योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एनी बिजनेस यूनिट, चाहे वो स्मॉल स्केल हो लार्ज स्केल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ डन फॉर एंड बाय ह्यूमंस एंड देयर बाय ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। BRT स्टैंड्स फॉर बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया मैंने। इट फोकसेस ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब कि लोग खुश है काम में। एफिशिएंसी बढ़ाने पे फोकस करते हैं एम्प्लॉयज़ की, किस तरीके से, साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के, लोगों का बिहेवियर स्टडी करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ट्राई करता है ये थॉट्स। कौन से कंसेप्ट इंक्लूडेड है, इंटर ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मतलब होता है जो झगड़े होते रहते हैं, फाइट्स होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उन सबको सॉल्व करने की ट्राई करना। लिमिटेशंस क्या है, तो इसने अब फाइनेंस को निगलेक्ट कर दिया। सबसे पहले क्लासिकल थियरी ने फाइनेंस को ज़्यादा ध्यान दिया, ह्यूमन को निगलेक्ट किया। अब इसने ह्यूमंस पे ज़्यादा ध्यान दिया तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को, प्रॉफिट को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया। अब ह्यूमन रिलेशंस इंपॉर्टेंट तो है पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम लॉस करके भी ह्यूमंस को मैनेज करते रहे। गेटिंग ये मतलब इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, कि भाई इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी होने चाहिए ध्यान में और ह्यूमन बिहेवियर भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो इसकी लिमिटेशन है कि इसने इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ध्यान में नहीं रखा। थर्ड इज़ थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब 1960 के बाद वापस इंडस्ट्रीज़ के फॉर्मेट चेंज होने लगे, एक नया अप्रोच रिक्वायर्ड था इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के लिए। नाउ मैनेजमेंट वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस यूनिट, अब मैनेजमेंट में बिजनेस में नए प्रोफेशनल्स आने लगे, प्रोफेशनल्स लाइक स्टडीज़ लाइक साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, IT, ये सारी चीज़ें भी ऐड होने लगी। कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन, पीटर एफ ड्रकर, विलियम ऑकी एंड CK प्रहलाद। दिस इज CK प्रहलाद, पीटर F ड्रकर।
फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। वो थे कौन, उसके उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। F.W. टेलर, दैट स्टैंड्स फॉर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, वाज एन अमेरिकन इंजीनियर एंड जॉइंड एज एन अप्रेंटिस इन अ फैक्ट्री। अप्रेंटिस मतलब जब आप किसी काम में नए होते हो, न्यूली जॉइन। उन्होंने फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। थोड़े ही टाइम में वो मैनेजर बन जाते हैं बेथलेम स्टील कंपनी के। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, रिमेंबर। अ बिजनेस हैज़ 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस। किसी भी बिजनेस में 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, एक है ओनर और दूसरा है वर्कर्स। ओनर्स कौन हो सकते हैं? तो मैनेजर हो सकते हैं जो क्या करने की ट्राई करते हैं, प्रॉफिट और वेल्थ बढ़ाने की ट्राई करते हैं। और एम्प्लॉयज़ अपने ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा वेजेस और जॉब सेटिस्फेक्शन पे फोकस्ड होते हैं। अब दोनों के अगर इंटरेस्ट ध्यान से देखें तो अपोजिट जा रहे हैं। जैसे मैं वर्कर हूँ, मैं ज़्यादा सैलरी मांगता हूँ, तो वो मैनेजर ओनर के लिए उसका खर्चा बढ़ेगा। तो ओनर का पर्पज़ है प्रॉफिट बढ़ाना, मेरा वर्कर का पर्पज़ है मेरा वेजेस बढ़े। तो दोनों के इंटरेस्ट अपोजिट है। इसी वजह से क्या होता है, ये 2 ग्रुप में हमेशा कन्फ्लिक्ट्स बनी रहती है, प्रॉब्लम्स होती रहती है। टेलर चैलेंज्ड दिस ट्रेडिशनल मेथड एंड डेवलप्ड अ न्यू मेथड। ये ट्रेडिशनल तरीका जो मैनेजमेंट का था ना, उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज किया और एक नई मेथड बनाई। ट्रेडिशनल मेथड चैलेंज की, पर ट्रेडिशनल मेथड थी क्या? ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग वर्कर्स वर आस्क्ड टू वर्क एज पर द ऑर्डर, कि मतलब जो ऊपर से ऑर्डर मिला, सुपीरियर ने ऑर्डर पास किया, वो फॉलो करना है विदाउट हैविंग एनी वॉइस ऑफ देयर ओन। मतलब मैं कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ एज ए वर्कर, मुझे जो मेरे सुपीरियर ने, सुपरवाइज़र ने, ओनर ने बोला है वो मुझे करना है। ये थी ट्रेडिशनल मेथड। F.W. टेलर ने इसको चैलेंज किया और एक नई मेथड डेवलप की। अब इस ट्रेडिशनल मेथड को क्या बोला जाता था? जहाँ पे लोग, वर्कर्स को अपनी मर्जी करने नहीं दी जाती थी, दे वर सिंपली हैड टू फॉलो दी ऑर्डर्स। इस मेथड को बोला गया रूल ऑफ थंब। इंपॉर्टेंट, दिस हैड नो वॉइस ऑफ वर्कर्स एंड इंक्रीज्ड डोमिनेंस ऑफ ओनर्स। लास्ट ईयर बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन रिगार्डिंग रूल ऑफ थंब। ये लास्ट 2-3 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं वो उसमें पूछे गए थे। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Taylor presented scientific approach instead of rule of thumb, which is called scientific management. Scientific management का meaning क्या? Scientific management is a mental revolution on the part of a particular unit of employees in a factory. Mental revolution का मतलब क्या होता है? Where you try to change the way you look at things. मतलब आप एक mentality change करने की try करते हो, thoughts change करने की try करते हो. It is a total mental revolution towards a task, duties, colleagues and owners. कलीग्स का मतलब, इफ़ यू डोंट नो, इट इज़ जो हमारे साथ, हमारे वर्किंग एरिया में साथ में काम करते हैं, उनको कलीग्स बोला जाता है। टेलर ने इसको डिफ़ाइन कैसे किया? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि भाई आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करवाना है, आपके वर्कर्स से आपको क्या काम करवाना है वो आपको पहले पता होना चाहिए। और पता है तो फिर ये भी देखना कि वो आपका काम बेस्ट तरीके से कर रहे हो और सबसे चीपेस्ट तरीके से कर रहे हैं, कम खर्चे में बेस्ट आउटकम ला के आपको दे रहे हैं। दिस इज़ नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम, वर्कर्स विल नॉट वर्क एफिशिएंटली अनटिल एंड अनलेस उनको ज़्यादा वेजेस मिले। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक वर्कर्स को बेनिफिट नहीं मिलेंगे वो बिज़नेस के लिए और अच्छे से काम नहीं करेंगे। As a challenge to traditional approach, he presented scientific management as a revolutionary thought which considered the following. ये important है कुछ points. According to Taylor, each worker should be assigned work as per his mental and physical ability. कि मैं जितना mentally pressure ले सकता हूँ, physically work कर सकता हूँ, मुझे उसके according ही काम देना चाहिए. Secondly, कि हर एक वर्कर को इंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़रूरी है, दैट उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको जो काम दिया गया है वो प्रॉपरली कैसे परफॉर्म किया जाए, मैक्सिमम वर्क कैसे किया जाए, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम या विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड मनी।
थर्ड इज़, जो इन चीज़ों को फॉलो करता है, एफिशिएंटली काम करता है, जल्दी काम करता है, वो कम वेस्टेज पे काम करता है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसको ज़्यादा वेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मोर देन 30% टू 100%, मतलब आप जितना ज़्यादा अच्छे से काम करोगे उतना ज़्यादा आपको वेजेस मिलेंगे। दिस इज़ फाइनेंशियल मोटिवेशन। प्रिंसिपल्स कौन से प्रेजेंट किए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? फर्स्ट इज साइंटिफिक मेथड, सेकेंड इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड इज जॉब एनालिसिस, फोर्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सिक्स्थ इज फाइनेंशियल मोटिवेशन, सेवन्थ इज इकोनॉमिकल, एंड एट्थ इज मेंटल रिवॉल्यूशन। ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वी विल बी कवरिंग इट इन द last part of this chapter. We'll have 3 parts for this chapter. 2, this is the second one. We have been done with 2. Third part mein we will cover the remaining part of the chapter all together. Hope you have understood. Stay safe. Thank you.